आज हम यहाँ पर एक बहुत प्यारे से इवेंट के लिए इकट्ठे हुए हैं। आप जानते हो CSR नेट का रिजल्ट आ चुका है और हमने एक शोध बैच लॉन्च किया था जो जून और दिसंबर दोनों को टारगेट कर रहा था। तो जून का रिजल्ट आपके सामने आया है। हमारे साथ जो बच्चे हैं उनमें 17th रैंक, 18th रैंक, 29th रैंक, 39th रैंक और 41 रैंक वाले बच्चे हमारे साथ आज अपनी यात्रा को साझा करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं। फिजिक्स वाला की जो कमिटमेंट है कि भारतवर्ष के अंतिम गांव के अंतिम बच्चे तक सर्वश्रेष्ठ शिक्षा कम से कम फीस में उपलब्ध हो, उसी कमिटमेंट के प्रति फिजिक्स वाला ने स्टार्ट किया था शोध बैच फॉर CSIR नेट एंड JRF स्टूडेंट्स। और अब इसके रिजल्ट्स आ गए हैं और हमारे साथ जो बच्चे हैं उनमें 17th रैंक, 18th रैंक, 29th रैंक, 39th रैंक और 41 रैंक वाले बच्चे हमारे साथ आज अपनी यात्रा को साझा करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं। हम उनसे आज जानेंगे कि कैसी रही उनकी यात्रा और आप निश्चित रूप से यहाँ से इंस्पायर होंगे अपनी यात्रा CSIR नेट और JRF के लिए तय करने के लिए। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से PWIIT JAM CSR नेट यूट्यूब चैनल पर। सभी लोगों को नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम यहाँ पर एक बहुत प्यारे से इवेंट के लिए इकट्ठे हुए हैं। आप जानते हो CSR नेट का रिजल्ट आ चुका है और हमने एक शोध बैच लॉन्च किया था जो जून और दिसंबर दोनों को टारगेट कर रहा था। तो जून का रिजल्ट आपके सामने आया है। तो 3 महीने के इस बैच ने काफ़ी सारे अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करके हमें दिए हैं, काफ़ी सारी अच्छी रैंक्स हमें मिली हैं, जिनमें से बहुत सारे बच्चे आज यहाँ पर हमारे साथ हैं जिनकी जर्नी अपने आप में एक इंस्पायरिंग है। तो उन सभी लोगों से हम बात करने वाले हैं, उन सभी बच्चों से उनकी जर्नी के बारे में बातचीत करने वाले हैं, कैसी रही उनका सफ़र, कैसे उन्होंने ये अचीव किया, वो सारी बातें आज हम करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स और भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, बट सारे बच्चे यहाँ पे आ नहीं पाए क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो PhD का एडमिशन प्रोसेस होता है ना, वहाँ पे इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं, या तो किसी का ऑलरेडी डेट आ चुका है या तो किसी को ऑलरेडी प्रायर कमिटमेंट है, इसलिए यहाँ पे आ नहीं पाए। बट यहाँ पे एटलीस्ट कुछ बच्चे हम लोग के साथ है जिन लोगों का जर्नी थोड़ा रियली चैलेंजिंग एंड इंस्पायरिंग है, एंड वी होप देयर सक्सेस स्टोरी विल इंस्पायर मेनी कमिंग जनरेशन एंड द स्टूडेंट्स हु आर एस्पायरिंग फॉर द नेक्स्ट कमिंग एग्जाम्स। सो दैट्स वाई सो मेनी स्टूडेंट्स आर विद अस टुडे, एंड हम लोग बात करेंगे, इन लोगों के साथ डिस्कस भी करेंगे कि कैसे इन लोगों का तैयारी था, कैसे इन लोगों का जर्नी था। जी सर, बिल्कुल। किसी और के सफ़र से भी हम काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं और आज हम जानेंगे इनका सफ़र कैसा रहा, क्या क्या चीज़ें इन्होंने फेस की, क्या क्या गलतियां हुई, क्योंकि गलतियां होती हैं और दूसरों की गलतियों से भी हम सीख सकते हैं। तो उन सारी बातों को आज हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मिलना चाहेंगे ऋतिक से। हाय ऋतिक, कैसे हो आप? सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए अपने बारे में। जी, मेरा नाम ऋतिक है और मैं हरियाणा से हूँ। मैंने मेरी मास्टर्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा से बायोकेमिस्ट्री के अंदर की है और मैंने CSIR नेट 2 टाइम्स, DBT JRF एंड गेट BT, गेट एक्सेल 2 टाइम एंड ASRB नेट, ये सारे एग्जाम क्वालिफाई किए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, सौम्या, वेलकम टू अस। तो आप बताओ आपका सब्जेक्ट क्या है, कहाँ से आप बिलोंग करते हो, कौन सा यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की हो? सर, मेरा नाम सौम्य रंजन विश्वाल है, मैं उड़ीसा से हूँ और BSc में सर भद्रक ऑटोनोमस कॉलेज उड़ीसा से किया हूँ और MSc मेरा अभी 2nd सेमेस्टर चल रहा है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बॉटनी में, और मेरा रैंक सर 43 है इस बार CSR नेट लाइफ साइंसेस में। JRF? यस सर। एक्सीलेंट। उसके बाद हमारे साथ है निभा शर्मा। निभा शर्मा, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। नमस्ते सर। तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कहाँ से हैं और क्या आपने स्कोर किया है। यस सर। सर, मेरा नाम निभा शर्मा है और मैं बिहार पटना से बिलोंग करती हूँ। मेरा CSIR नेट 2023 में ऑल इंडिया रैंक 17 आया, केमिकल साइंस। ठीक है, ग्रेट, वेरी नाइस। और सर, मैंने अपनी BSc पटना यूनिवर्सिटी से की है और MSc भी पटना यूनिवर्सिटी से की है और मैं BSc और MSc दोनों में पटना यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट। बहुत बढ़िया, ग्रेट, नाइस, एक्सेलेंट। नारायण, वेलकम टू अस। सो प्लीज़ बताइए आपका सब्जेक्ट क्या था, नेटिव क्या है, थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं नारायण विश्वास हूँ, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ एंड आई completed my BSc from Shantipur College
under Kolani University, and I completed my MSc Mathematics from IIT Patna. And currently I cracked CSI NET Mathematical Science with JRF with All India rank 192. एक्सेलेंट, Thank you, sir. सो उसके बाद हमारे साथ है सौरभ। सो सौरभ कैसे हैं आप? Hello, I am Shourab Mukherjee. I am from Nadia district in West Bengal. I completed my BSc in Zoology from Srirampur College under Calcutta University. Then I completed my MSc in Zoology from Baligon Science College, Calcutta University. And this time I qualified CSIR NET with All India rank 18 in GRF category. बहुत अच्छे, ग्रेट। तो ये हमारे जो रैंकर्स थे उनसे आपकी मुलाकात हुई, ठीक है, उनके साथ हमने चर्चा की। अब बेसिकली हम देखने वाले हैं कि जो आगे की जर्नी इनकी रही है, यानी इन्होंने जो अपनी जर्नी को जिया है एग्ज़ाम के दौरान, तो वो कैसी रही है, किन किन समस्याओं का इन्होंने सामना किया है, ठीक है, कौन कौन सी समस्याएं इनके सामने आई, उनके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं इन बच्चों के साथ, क्योंकि अक्सर कुछ सीखने को जो मिलता है वो जर्नी में मिलता है, ठीक है। जो सफ़र है वही हमें सिखाता है, और अगर सफ़र डिफ़िकल्ट भरा हुआ है तो वो आदमी को आदमी बनाता है, क्योंकि जब जीवन में बड़ी कठिनाई आती है तो वो झेल जाता है, वो सह लेता है, क्योंकि वो पहले ये सब चीज़ सीख चुका है, ठीक है। सफ़र ही आदमी को नीचे से उठकर ऊपर की तरफ जाना सिखाता है। तो सफ़र मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे आज के सेशन का, तो उसी की आज हम शुरुआत करने वाले हैं। तो हमारे साथ है ऋतिक, तो हम ऋतिक के साथ जानेंगे समझेंगे कि इनकी जर्नी कैसी रही है, इन्होंने क्या क्या समस्याएं देखी, तो ये आपको थोड़ा अपने बारे में बताने वाले हैं। तो ऋतिक, आपकी जर्नी में आपको क्या क्या समस्याएं देखने को मिली? जी, सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करूँगा कि मेरी जर्नी स्टार्ट कहाँ से होती है। तो जब मैं सर बीएससी फाइनल ईयर के अंदर था, तो मेरा जस्ट एक छोटा सा एम था कि मेरे को एक एमएससी के अंदर एक अच्छी यूनिवर्सिटी या कॉलेज मिल जाए। तो उसके लिए सर मेरा बैकग्राउंड बहुत ही ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा बैकग्राउंड रहा है स्टडी के अंदर, मैं एक बिलो एवरेज स्टूडेंट था। तो बाद में क्या होता है कि सर जब हमने बीएससी के फाइनल ईयर के अंदर थे, उस टाइम पे सर कोरोना भी आया था, तो हम घर पे रह के पढ़ाई करते थे, मैं और मेरा दोस्त, हम दोनों ने साथ ही पढ़ाई की है। उसका भी सर काफ़ी एग्ज़ाम क्वालिफाई हो रखे हैं। तो सर लास्ट ईयर में जब हम आते हैं तो हमने अलग अलग सोर्सों से, कि कहीं पे फ्री क्लासेस मिल रही है, कहीं पे हमें सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ रही है, किसी टॉपिक में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है पर सेल्फ स्टडी करनी पड़ रही है। तो उसके माध्यम से हमने हमारा बैकग्राउंड तैयार किया, क्योंकि हम जब 12th के बाद में जब हम आए थे तो हमें इंग्लिश भी ठीक से नहीं पढ़ी जाती थी, क्योंकि हम हिंदी मीडियम से आए थे, और मैं तो ये सोचता था कि क्यों ना एक हिंदी की बुक भी आ जाए साथ में, इंग्लिश के साथ में, ताकि चीज़ों को समझने में आसानी हो। तो शुरू में तो सर बहुत सारी दिक्कतें आई थी, पर उसकी जब हमने फाइनल ईयर में पढ़ाई की तो हमारा बैकग्राउंड तैयार हो गया। फिर थोड़ा थोड़ा बिलीव बनता गया कि CSIR नेट भी कर लेंगे। पहले बहुत ज़्यादा चीज़ें को सुनने को मिलती थी, क्योंकि हमारे टीचर्स बताते थे कि 3-3, 4-4 बार ट्राई कर रहे हैं लोग, लेकिन CSIR नेट नहीं हो रहा है। तो हम सोचते थे कि कितना डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम होगा। लेकिन जब सर फाइनल ईयर के अंदर हमने तैयारी की, तो इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट, जब हमने एग्ज़ाम दिया, जब रिज़ल्ट आया, तब देखा कि हमारा हो गया है, तो फिर समझ में आया कि चीज़ें इतनी मुश्किल है नहीं जितनी दिखती है। हाँ बिल्कुल, देखो इनके बाद से मेरे को एक बात पता चली कि जहाँ चाह है वहाँ राह है, ठीक है। जहाँ आदमी कुछ चीज़ करना चाहता है तो वहीं से रास्ते निकलने शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको स्टेप उठाने पड़ेंगे मंजिल के लिए। तो इन्होंने वही कहा, उन्होंने कहा कि सर मैं बिलो एवरेज बच्चा रहा, ठीक है, 12th में ज़्यादा मार्क्स नहीं थे, बीएससी में भी बिलो एवरेज रहा, लेकिन धीरे धीरे मैं पढ़ने लगा, तो मैंने मेरे बेस को तैयार किया। और आपको अभी से एक प्लानिंग बनानी पड़ेगी कि मेरे को आगे चल के करना क्या है। जैसे इस बच्चे ने कहा कि मेरे को ये था कि बीएससी के बाद एमएससी करना है, तो इसके दिमाग में कहीं ना कहीं था कि एमएससी करना है, तो एमएससी करना है तो इसका मतलब मेरे को फिर आगे नेट भी देना। तो ये अपनी बात ही बता रहा है कि इसके पहले से ये डिसाइडेड था कि इसको जीवन में आगे कैसे लेके जाना है अपनी चीज, और उसके लिए लगा रहा और आपके सामने। अच्छा, आपने जब प्रिपरेशन करी तो आपके प्रिपरेशन के दौरान आपको कौन सी ऐसी चीज़ लगी कि अक्सर बच्चे वो गलती करते हैं, आपने उस गलती को ओवरकम किया और आपको रिजल्ट अच्छे मिले? सर ऐसी 3-4 चीज़ें रही जो मेरे को लगती हैं कि मोस्टली लोग वहाँ पे गलतियाँ कर देते हैं। कि सर एक तो कई लोग ना शुरुआत नहीं कर पाते हैं, कि वो देखते हैं कि कहाँ से पढ़ूँ, करनी है, स्टार्ट कहाँ से करूँ, कि सर वो जो कल वाली स्टार्ट है वो कभी होती ही नहीं है कि कल करूँगा, अब मेरे को इस सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है, उस पर वो स्टार्ट नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि हाँ करूँगा। तो एक वो सबसे बड़ी गलती लगती है मेरे को।
और सर एक ये गलती लगती है कि जैसे कि हम एक बार स्टडी के बीच में गैप ले लेते हैं कि 1 महीने का 2 महीने का, तो हमारे लिए दोबारा स्टडी के अंदर आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो एक अगर हम खुद को थोड़ा सा पुश करें कि मैं जैसे कि सर मैं खुद का बताऊं तो मैंने ऐसे किया कि मैं 2-3 दिन को सर फ़ोन बिल्कुल अलग कर देता था कि क्योंकि मेरे को ये लगता था कि 2-3 दिन अगर फ़ोन रखूँगा तो ऐसा है तो कुछ है नहीं कि दुनिया मेरे बिना चल नहीं पाएगी मेरे फ़ोन के बिना, तो मैं सर रख देता था। तो ऑटोमेटिकली मेरा माइंडसेट ऐसा होता था कि मेरे को कुछ करने के लिए मिलता ही नहीं था। फिर मैं ऑटोमेटिकली अपनी बुक्स लेता और पढ़ने के लिए बैठ जाता। तो ये आई थिंक सर जो चीज़ दिक्कत आती है कि दोबारा रीगेन करने में मुश्किल आती है, तो मैं उसके लिए ये बता रहा हूँ। एक सर थर्ड पॉइंट ये लगता है कि हम कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं रख पाते हैं कि आज हमने एक दिन 5-6 घंटे पढ़ाई कर ली, फिर हम खुद को रिवॉर्ड देते हैं कि क्यों ना बस आज तो मैंने बहुत पढ़ाई कर ली, अब क्यों ना एक मूवी देखी जाए, और फिर वहीं से अपना हमारा फ्लो टूट जाता है क्योंकि हम उस जोन में अभी तक गए नहीं हैं कि हम उसको एक कंटिन्यूटी लगातार मेंटेन रख पाएँ कि हम उस जोन से बाहर ही ना आए कि बाहर की चीज़ें हमको थोड़ा सा बाधित करना बंद कर दें। तो इसी क्रम में आगे चलते हैं, हमारे साथ निभा हैं और हम पूछेंगे निभा से भी ये जानना चाहेंगे कि उनकी जो जर्नी रही है CSIR नेट JRF के लिए वो कैसी रही है। तो निभा आप हमें बताएं कि आपकी जर्नी कैसी रही, आपने कैसे अपना जो है एग्ज़ाम का प्रिपरेशन किया। यस सर मैंने अपनी BSc और MSc तो अच्छे से की थी सर। मतलब BSc में मेरी 86% आया था और MSc में भी मेरी 83.75% आई थी। तो सर बैकग्राउंड तो मेरा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन सर कॉलेज में क्या है कि हमें सब्जेक्टिव पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच नहीं बन पाया था। तो सर क्वेश्चंस ज़्यादा CSIR नेट वाले लगते नहीं थे या फिर गेट वाले भी। तो सर ऑब्जेक्टिव अप्रोच के लिए सर मतलब सर किसी कोचिंग की सर या ऑनलाइन रिसोर्स की ज़रूरत थी हमें, और सर जो हमें फिज़िक्स वाला से मिला और मैंने फिर वहाँ से ज्वाइन किया। और सर फिज़िक्स वाला का कंटेंट इतना अच्छा था सर कि मैंने 3 महीने ही प्रिपरेशन की और मेरा काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया। यस ग्रेट, वेरी गुड, एक्सेलेंट। तो नेक्स्ट हमारे साथ हैं नारायण ने जो है मैथमेटिकल साइंसेज में JRF क्वालिफाई किया है। नारायण से भी समझते हैं कि कैसी रही उनकी जर्नी CSIR नेट JRF के लिए। नारायण। यस सर। तो मैं तो पहले बोलना चाहता हूँ कि मेरा जो ड्रीम था, सब मेरा बचपन से ही एक ड्रीम था कि मैं रिसर्च करूँगा, मैथमेटिक्स पे ही करूँगा। तो मैं उसके लिए स्टेप बाय स्टेप कैसे जाना होगा उसके लिए एक रोड मैप मैंने तैयार किया कि पहले तो BSc करना है, फिर MSc करना है, फिर PhD करना है। तो मैं BSc में एडमिशन लेने के बाद जैम के बारे में पता चला था, तो मैं जैम के लिए तैयारी लिया था। तो जैम भी मेरा क्वालिफाई हुआ था, तो मैं फिर MSc के लिए IIT पटना में एडमिशन लिया था। तो IIT पटना में एडमिशन लेने के बाद मुझे पता चला कि PhD करना है तो नेट भी क्वालिफाई करना है, नेट बहुत अच्छा एक फील्ड है। तो मैं नेट के लिए फिर जानकारी लिया था। तो आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ MSc तो मैं PhD के लिए जो CSIR नेट है उसके के लिए मैं सर्च किया। तो यूट्यूब में मुझे पता चला कि PW में एक कोर्स है CSIR नेट के लिए, तो मैं उसमें एडमिशन ले लिया। तो मुझे एक एम था कि मैं ट्राई करूँगा तो हो जाएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस था मुझे वो। तो मैं PW के जो लेक्चर है, जो नोट्स है, वो बहुत हेल्पफुल रहा है मेरे लिए। तो क्योंकि मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन कर नहीं पाता था, तो PW के जो रेगुलर जो क्लासेस जो DPP है, नोट्स है, वो बहुत हेल्पफुल रहा है। क्योंकि रेगुलर वो करते करते ही मेरा दिन चला जाता था। तो मुझे मालूम भी नहीं होता था कि इतना टाइम पढ़ लिया मैंने। तो ऐसे कंसिस्टेंटी भी मेंटेन हो जाता था ऑटोमेटिकली। तो फिर जो बीच में जो मॉक टेस्ट लिया करते थे PW में, इसलिए मेरा रिवीजन भी चालू रहता था, क्योंकि मॉक टेस्ट भी है, रिवीजन भी करना है। तो ऐसे मैं करते रहा। तो फिर लास्ट में मुझे एक अलग कॉन्फिडेंस आ गया था कि मुझे लग रहा था कि मेरा हो जाएगा, निकल जाएगा, क्योंकि एक अलग से कॉन्फिडेंस आ जाता है जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करने लगता हूँ। पहले तो मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता था, क्योंकि जो थियोरिटिकल जो MSc में पढ़ा था वो तो थियोरिटिकल था, जो प्रूफ बेस्ड था।
तो सी एस आर नेट में तो प्रूफ से ज़्यादा, क्योंकि एप्लीकेशन बेस होता है क्वेश्चन, जो थ्योरी उसमें काम में आता है। तो वो PW से मैंने सीखा कैसे कैसे सॉल्व करना पड़ता है, तो बहुत ही हेल्पफुल रहा था। आपको दिक्कतें, जैसे जब हम CSIR का प्रिपरेशन करते हैं खास करके मैथमेटिक्स में, कुछ टॉपिक्स हैं जो बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, तो आपके कोई ऐसे टॉपिक्स थे जिसमें आपको थोड़ी समस्या महसूस हो रही है? हाँ, मेरे तो एब्स्ट्रैक्ट पार्ट थोड़ा वीक था। मैं एब्स्ट्रैक्ट पार्ट में डिफिकल्टी आता था, तो एब्स्ट्रैक्ट क्योंकि एवरी चैप्टर रिलेटेड होता है एब्स्ट्रैक्ट। बिल्कुल। तो मुझे रिंग फील्ड के जो बेसिक पता था, लेकिन जो एडवांस लेवल एडवांस में जो एप्लीकेशन होता है उसका, जो क्वेश्चन में पूछा जाता है शायद, तो वो नहीं आता। जब मैं आपका लेक्चर देखा तो आपका लेक्चर से बहुत ही क्लियर हो गया मुझे कि कैसे कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि बहुत एक प्रॉपर्टी एक साथ ही आपने कराया था कि जो साइक्लिक ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप की प्रॉपर्टी एक साथ है, तो डायहेड्रल ग्रुप की प्रॉपर्टी एक साथ है, तो मुझे बहुत ही हेल्पफुल रहा है। तो ऐसे मैं एक कॉन्फिडेंस आ गया था कि एब्स्ट्रैक्ट भी अच्छा ही लगने लगा फिर, और मेरा अच्छा लगने लगा। हाँ, बड़ी बात है, मेरे को नहीं लगता है। PW को भी थैंक यू देना चाहता हूँ, क्योंकि PW नहीं होता तो शायद मेरा रैंक नहीं आ पाता। बिल्कुल, एक्चुअली यही हमारा मोटिव ही है कि भाई भारत के सबसे अंतिम गांव तक और सबसे अंतिम बच्चे तक सर्वश्रेष्ठ शिक्षा जो है वो कम से कम जो है फीस में मिले। और हमारे साथ जो लोग यहाँ पे बैठे हैं, ये हमारे भारतवर्ष के ऐसे ही गांवों से, ऐसे ही शहरों से, कस्बों से बच्चे हैं जो रैंक लेके आए हैं, और इनका निश्चित रूप से धन्यवाद हमारे लिए हमारे तरफ से भी बनता है। और हम ये आशा करते हैं कि ये जो है अपने जीवन में और भी उच्चतम शिखरों को प्राप्त करेंगे। उसके बाद हमारे साथ है सौरभ। सौरभ, आप बताइए कैसा रहा आपका सफ़र पूरे शुरुआत से लेकर जब आप अचीव कर चुके हो, कैसा रहा ये पूरी जर्नी? Hello everyone, I am Shourab Mukherjee. I belong from a remote village in the West Bengal. See, initially the journey of CSIR Net was not that much easy for me. I couldn't attend the live lectures of YouTube due to problem of electricity. If there was like thunderstorm or torrential downpour, then the electricity would have gone and entire day there was no electricity. But I used to watch offline lectures after downloading it in the laptop. The journey was a bit hectic, but I tried, because consistency is the key. I tried to revise all the units. The syllabus initially seems a bit vast, huge, because there are aspects of various topic which is included in the entire CSIR Net Life Science syllabus. I first tried to complete the entire syllabus and revise it repeatedly, and I used to attempt mock tests also. And another thing I would like to say that I tried to make the aptitude part stronger, because I found that biology background students neglect the aptitude part a bit, but I tried to aptitude part make it stronger, because this helped me in the long run to achieve AIR 18 rank in the CSIR Net exam. Great. Very nice. हाय सोमा, सो बताओ sir. आपका जर्नी कैसे रहा, स्टार्टिंग फ्रॉम योर विलेज टू BHU देन टू CSIR, कैसे जर्नी रहा आपका? सर जर्निंग मेरा सर BSc से सर शुरू हो गया था। BSc सर लास्ट में मेरे को पता चला था कि मतलब CUT PG होता है, तो उसके थ्रू एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है मेरे को MSc के लिए। तो CUT PG के लिए मैंने सर शुरुआत BSc लास्ट ईयर में किया था, और CUT PG के थ्रू मेरे BHU में हो गया, तो मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा आ गया था कि मैं CSIR नेट भी क्रैक कर सकता हूँ। और CSIR नेट के बारे में मेरे को BSc लास्ट ईयर में भी पता चल गया था। और फिर जब मैंने मतलब स्टार्ट किया जब मतलब CSIR नेट का प्रिपरेशन, तो मैं स्टैंडर्ड बुक्स तो बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी थोड़ा पढ़ना शुरू कर दिया था BSc लास्ट ईयर में। और जब शुरू किया तब तो नवंबर दिसंबर से शुरू किया था। फिर जब मतलब एक्चुअल प्रिपरेशन, तो फिर उसके बाद मैं यूट्यूब में देखा कि मतलब विपिन सर ने जो शुरुआत था शोध बैच का, तो विपिन सर ने इंट्रोड्यूस किए थे आपको और वैशाली मैम को और आशीष सर को। तो फिर वहाँ से फिर मैंने देख के उसको सब्सक्रिप्शन लिया था फिजिक्स वाले का। तो फिर उसके बाद मैंने क्लासेस MSc का और वीडियो जो रेगुलरली अपलोड हो रहे थे वो देखना शुरू किया था। तो फिर उसके बाद कंटिन्यूसली तो वो क्लासेस करता रहा, तो फिर हो गया सिलेक्शन। सो मैं यहाँ पे आपको एक सवाल मैं पूछूंगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का दिक्कत होता है, वो ऑनगोइंग सेमिस्टर क्लास रेगुलरली क्लास अटेंड करना, CSIR के लिए स्पेशल तैयारी करना, दे टेक इट इन अ वेरी डिफ़िकल्ट वे, क्योंकि दोनों एक चीज़ पैरेलली करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो आप कैसे इसको मैनेज करते थे?
सर एमएससी में सर जो क्लासेस होते हैं, अगर हम वो क्लासेस में अगर उसको थोड़ा अच्छे से ध्यान करके कर सकते हैं, क्लास पूरा अच्छे से 3 घंटा जो होता है हमारा क्लास, तो वहीं पे अगर नोट अच्छे से बना लेंगे और समझ लेंगे तो फिर उतना उसको घर में पढ़ने का ज़रूरत नहीं होता है। थोड़ा एग्ज़ाम के पहले पढ़ के भी हो जाता है और ज़्यादा टाइम CSR नेट को दे सकते हैं उसे। तो ये जो पूरा दिन में आप यूनिवर्सिटी का क्लास अटेंड करते हैं सेमेस्टर का, राइट? तो इवनिंग में आके हम लोग का क्लास देखते थे, तो आप टायर्ड नहीं हो जाते? सर क्लासेस तो चलते थे और प्रैक्टिकल भी होते थे 5 बजे तक। हाँ। फिर उसके बाद सर जब जिस दिन प्रैक्टिकल होता था 5 बजे तक, तो आके मैं सो जाता था थोड़ा, फिर उठ के थोड़ा क्लास करके फिर खाना खा के फिर और एक क्लास करके फिर कंप्लीट करता था। और जिस दिन नहीं होता था प्रैक्टिकल तो उस दिन तो सर नॉर्मल जैसा चल रहा था। ओके ओके, हैट्स अप टू योर जर्नी। थैंक यू सर, थैंक यू। एक जनरल क्वेश्चन आप सभी के लिए, ऋतिक, निभा, सौरभ। जैसे कोई एक बिलो एवरेज स्टूडेंट है, उसको नेट का पहली बार सुनने को मिला है और सुनने को भी अच्छे से मिलता है कि एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, या फिर जैसे ही हम सिलेबस देखते हैं तो सिलेबस भी आई थिंक 5 साल का BSc MSc सब कुछ वहाँ पर आ रहा है। तो उस एक बच्चे का जो पहली बार ये एग्ज़ाम का सिलेबस देख रहा है या किसी से सुन रहा है कि ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, तो उस बिलो एवरेज कोई स्टूडेंट है, उसका क्या माइंडसेट रहना चाहिए अपनी जर्नी को शुरू करने के लिए? तो मैं बोलना चाहता हूँ कि पहले तो आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना है, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस लेना है कि ऐसा कोई बात नहीं, क्लियर हो सकते हैं अगर मैं एफर्ट दूँ तो। क्योंकि जब दूर से हम लोग देखते हैं किसी चीज़ को, किसी एग्ज़ाम को, तो बहुत डिफिकल्ट लगता है क्योंकि उसके बारे में हमको को पता नहीं होता है पहले इतना ज़्यादा। तो जब हम रिसर्च करते हैं उस फील्ड में कि कैसे क्या करना है, सिलेबस देखते हैं, PYQ देखते हैं एंड स्टडी करने लगते हैं, तो धीरे धीरे आसान होने लगता है। क्योंकि पहले को तो आपको पता नहीं था कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, क्योंकि जब आप कुछ टाइम पढ़ते हो तो आपको पता चल जाता है कि ऐसे इस क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट करना है, तो आसान लगने लगता है, तब आपको एक अलग से कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि आप पहले सिलेबस को देखिए एंड देन आप सिलेबस को देख के इसका वेटेज देखिए कि चैप्टर से कितना क्वेश्चन आता है, तो फिर PYQ देखने से आपको एक आइडिया लग जाता है कि ऐसा टाइप का क्वेश्चन फॉर्म होता है किसी टॉपिक से। तो फिर आप स्टार्ट कीजिए। एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना भी ज़रूरी होता है, एफर्ट के साथ कंसिस्टेंसी मेंटेन करके आप चलेंगे तो 1-2 महीने के बाद ही आपको अलग से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अच्छा सौरभ, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपने कहा कि मैं बहुत ही छोटे गांव से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है? तो आपने इलेक्ट्रिसिटी की समस्या है, वहाँ पे बेसिक चीज़ें हैं नहीं, फिर भी आपने प्रिपरेशन की और आपने रिजल्ट निकाला, ये बहुत अच्छी बात, आपको कॉन्ग्रेचुलेसन उसके लिए। तो आपने जो प्रिपरेशन की, एक ऐसा और भी बच्चा होगा जो गांव में बैठा होगा जिसके पास बिजली नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बेसिक जो चीज़ों की रिक्वायर्ड है वो नहीं है, तो वो कैसे प्रिपरेशन कर सकता है? तो आप उस बच्चे के लिए क्या कहना चाहेंगे? First of all, you need to remain self-motivated because self-motivation is the key. And secondly, you should not lose your hope. At least never lose hope. This is a competitive exam. Sometimes your scorecard may not replicate your efforts, but please don't lose hope. Every day is a new day. Keep practicing hard, keep studying hard, and you will definitely conquer one day. It may take time. Everyone's competence is different. Someone qualifies in first attempt, second attempt, but please don't lose hope. And there will be adversities in life. This is a part and parcel of our life. So try to get habituated with these adversities and try to conquer it. In the long run, it will give you a bit of confidence actually, because I have faced all these adversities. I didn't have that much sustainable development, those advantages, but still I made it here. That's initially a proud moment for you. That's what the satisfaction I can feel now is just something else. तो निभा, आप केमिस्ट्री से हैं, आपने केमिस्ट्री केमिकल साइंस का CSR नेट किया, तो केमिकल साइंसेज में भी एक ये रहता है कि कोई 2 सब्जेक्ट करके जा रहा है, कोई 3 करके जा रहा है, तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही थी एग्जाम को लेके? क्या क्या आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट था, क्या वीक पार्ट था? यस सर, सबसे पहले सर मैंने सिलेबस को देखा, तो मैंने सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया: हायर प्रायोरिटी टॉपिक, मॉडरेट प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स और लो प्रायोरिटी वाले। तो सर मैंने उसमें देखा सर, जैसे इनऑर्गेनिक जो था वो हायर प्रायोरिटी का था और वो ज़्यादा स्कोरिंग था, ठीक है? उसमें कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनोमेटालिक्स सर जो आपने खुद पढ़ाया सर, ठीक है। ये सर, तो वो सर मैंने उस पर ज़्यादा फोकस किया और सर उसकी वजह से सर मेरा CSI नेट में इतना हाईएस्ट स्कोर आ पाया है। क्योंकि सर अगर फिजिकल में जैसे क्वांटम मैकेनिक्स के टॉपिक हैं और सर थर्मोडायनेमिक्स सर थोड़ा ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं सर, तो इनऑर्गेनिक पे मैंने ज़्यादा फोकस किया। मतलब इनऑर्गेनिक आपकी स्ट्रेंथ रही? यस सर, वो उसकी वजह बस आप है सर।
आपकी वजह से मेरी इनऑर्गेनिक इतनी अच्छी होगी। वो सबकी किसी की फिजिकल स्ट्रॉन्ग है, यही रहता है ना, कोई फिजिकल स्ट्रॉन्ग कर जाता है, कोई इनऑर्गेनिक। चलिए, जो भी आगे अगर आपको पीएचडी करनी है तो आप किस टॉपिक को सोचना चाहोगे? सर ऑर्गेनोमेटालिक्स। ऑर्गेनोमेटिक्स, Yes. ठीक है, काफ़ी इसमें भी काफ़ी स्कोप है। ऋत्विक, आपके लिए मेरा एक छोटा सवाल है। जी जैसे आप बता रहे थे कि आप एक छोटा गांव से हो, राइट? जी तो वहाँ पे साइंस का माहौल उतना इम्प्रूव नहीं हुआ, तो जनरली बच्चे सोचते हैं कि आप बीएससी कर लेते हैं, उसके बाद जॉब के लिए सोचेंगे, राइट? तो बीएससी इटसेल्फ इज अ 3 years कोर्स। देन उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स एमएससी के लिए चले जाते हैं, दैट अगेन विल टेक 2 years। तो जो नेट के लिए लोग तैयारी करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल नेट तो एक एग्ज़ाम सिर्फ नहीं है, दिस इज़ अ डोर फॉर नेक्स्ट 5 years, राइट? तो जो 3 साल के बाद फिर 2 साल फिर 5 साल, ये जो 5 years फैक्टर है, बहुत स्टूडेंट्स इस 5 years फैक्टर को किस नज़र से देखते हैं? सर, अगर मेरा प्रोस्पेक्टिव बताऊँ मैं आपको कि मैं किस नज़र से इस 5 year के प्रोस्पेक्टिव को देखता हूँ, तो सर मैं ये देखता हूँ कि मैं जैसे कि सर पहले मैं क्लियर नहीं था पीएचडी के मामले के लिए कि मुझे पीएचडी करनी है या नहीं करनी है, लेकिन रिसेंटली 2 months से मैंने क्या सोचा कि मैं सोचता हूँ कि मुझे साइंस में रहना है। तो ओबियसली सबको आइडियाज़ आते हैं कि मैं अगर ये कर लूँ तो क्या हो जाएगा, मैं इससे एनर्जी बना सकता हूँ, उससे एनर्जी बना सकता हूँ। तो सर मेरे को ये लगता है कि पीएचडी इसके लिए मस्ट है कि अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको अगर हम इनोवेशन में तब्दील करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सर पीएचडी चाहिए। और सर एक पीएचडी का प्रोस्पेक्टिव ये भी है कि अगर आप एक ऐसे बैकग्राउंड से हैं जहाँ पर आपको अलग ऑप्शंस नहीं मिल पा रही हैं, जैसे कि जो प्रोस्पेक्टिव में नहीं, जैसे कि इंडस्ट्रियल में नहीं जा पा रहे आप, तो आपके लिए पीएचडी एक वे हो सकता है कि आप उसके बाद में इंडस्ट्री में जा सकते हैं। और भी सर बहुत सारे प्रोस्पेक्टिव पीएचडी के जो मैं इसको देखता हूँ कि किसी के टीचर बनने के सपने होते हैं, प्रोफेसर बनने के सपने होते हैं, तो सर ये भी पीएचडी हमें दे सकता है। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर हम साइंस के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो ये तो सबसे अच्छा है सर, अगर हम क्रिएटिविटी को इनोवेशन में अपनी क्रिएटिविटी को अगर एक्सपेरिमेंटल वे में देखना चाहते हैं तो ये सबसे अच्छा है सर। मतलब साइंस का अगर रियल प्लेजर लेना चाहते हो, जी देन यू हैव टू बी इन रिसर्च, राइट? बीएससी एमएससी करके साइंस का सिर्फ थोड़ा ही मिलेगा। हाँ। इफ यू लव साइंस यू हैव टू बी इन रिसर्च। क्योंकि सर पीएचडी में ये होता है ना कि हम एक्सपेरिमेंट करने आ जाते हैं कि एक्सपेरिमेंट के साथ कैसे डील करना है, प्रॉब्लम के साथ कैसे आगे बढ़ना है, तो ये सबसे पीएचडी का अच्छा पॉइंट है सर। थोड़ा फ्रीडम भी होता है, मतलब खुल के सोचने का कि क्या Yes, आप yes, अपने yes, आइडियाज exactly. हाँ, क्या मेरा आइडिया सक्सेसफुल हो भी सकता है या नहीं हो सकता है, तो ये मेरे को सर सबसे अच्छी बात लगती है पीएचडी की। अच्छा ऋतिक, आपका अब मास्टर्स आपने कर लिया, आपने नेट भी निकाल दिया जी। अब अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोच रहे हैं आप? कहाँ से आपको आगे पीएचडी करनी है तो कहाँ से आप करेंगे, या फ्यूचर के रिगार्डिंग आपकी प्लानिंग क्या है? सर मेरे 2-3 गोल्स हैं, मतलब अगर मैं ज़्यादा बायसनेस की बात करूँ तो मेरा पीएचडी की तरफ है। अच्छा। क्योंकि जैसा कि मैंने सर से भी बात की थी इस बारे में, देवाशीष सर से, कि ये बता रही थी कि अगर मैं इनसे पूछ रहा था कि क्या मेरे को पीएचडी करनी चाहिए कि नहीं, तो इन्होंने बताया कि यू शुड सी योर पीएचडी कि आप आगे लाइफ में क्या करना चाहते हैं, कि 40 ईयर के बाद में आप क्या करना चाहते हैं, उसके प्रोस्पेक्टिव से आप पीएचडी को देखिए। तो उसके बाद उसके प्रोस्पेक्टिव से अगर मैं देखूं तो सर मुझे लगता है कि मुझे पीएचडी के लिए जाना चाहिए, क्योंकि सर मुझे साइंस में रहना है, कि मुझे एक्सपेरिमेंटेशन पसंद है और एक्सप्लोरिंग पसंद है कि नई नई चीज़ों का एक्सप्लोर किया जाए, तो सर उसके वे में मुझे लगता है कि मुझे पीएचडी करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, और आपके जैसे बच्चों के रिक्वायर्ड भी है हमें, ठीक है, क्योंकि अभी रिसर्च में हमें बहुत कुछ करना है। जी जी जी, ठीक है, और एक अच्छा रिसर्चर बहुत परिवर्तन लाता है सोसाइटी में, ठीक है। और आपको फ्यूचर के लिए फिर से मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगा, ठीक है। ये तो आई थिंक हम सभी से जानना चाहेंगे कि फ्यूचर में अब जैसे एक आपने पड़ाव पार कर लिया, एक जगह आप पहुंच गए हो, आपके आगे के क्या प्लान्स है? निभा, अगर आप बताएं। सर आगे सर मैं टीचिंग लाइन में ही जाना चाहती हूँ, आइदर प्रोफेसर और टीचर, ठीक है, कोचिंग इंस्टीट्यूट और कॉलेज। ठीक है, ग्रेट। सौरभ? See, I'm trying to pursue my PhD from top institutes in India. Let's see whether I can get admission in ISERS or IISc Bangalore. I will give their interview and let's see how it goes. Because then if I get selected or not. बहुत बढ़िया। मैं तो पीएचडी करना चाहता हूँ मैथमेटिक्स की, जो नंबर थ्योरी फील्ड है, नंबर थ्योरी और एआई और ऑपरेशनल रिसर्च। सर मैं तो अभी एमएससी चल रहा है, तो एमएससी भी अच्छे से करना चाहूँगा और
गेट 2024 भी टारगेट करूँगा। और उसके बाद सर मैं PhD जेनेटिक्स और डेवलपमेंटल बायोलॉजी में रिसर्च करना चाहूँगा PhD में। सो आपने मास्टर्स में ही नेट क्लियर किया है? जी सर। बहुत अच्छी बात है। तो Thank you, गेट sir. आपका आई थिंक नेक्स्ट सबसे बड़ा टारगेट होना चाहिए। जी, sir. उसको अच्छे से कीजिए डेफिनेटली। अच्छा, यहाँ पे एक नॉर्मल क्वेश्चन मैं सबको पूछना चाहूँगा, एक जेनरिक क्वेश्चन है सबके लिए। यू नो डिफरेंट माइंडसेट होता है। कुछ स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं ड्यूरिंग देयर सेमिस्टर्स, कुछ स्टूडेंट्स ऑलरेडी पास आउट हो चुकते हैं, राइट? तो दोनों का अलग अलग टाइम स्केल होता है। जो ऑलरेडी रनिंग है उसके लिए टाइम क्रंच है, जो ऑलरेडी पास आउट है उसके लिए पूरा 24 आवर्स अवेलेबल है, राइट? तो यहाँ पे कुछ कोर्सेज होता है कि लाइव हम लोग का साइड से, कुछ कोर्सेज होता है रिकॉर्डेड। तो आपको क्या लगता है किससे स्टूडेंट्स को ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, लाइव या रिकॉर्डेड? क्या मानना है आपको? सर मेरे पर्सपेक्टिव से रिकॉर्डिंग, क्योंकि मेरा अभी MSc चल रहा है तो क्लासेस के साथ सर रिकॉर्डेड क्लासेस को मैनेज करना इजी होता है लाइव को मतलब कंपैरिजन में। तो रिकॉर्डेड ही अच्छा है मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है नारायण? सर मुझे तो लगता है कि कॉम्बाइन होना चाहिए, लाइव एंड उसके रिकॉर्डिंग भी होना चाहिए, क्योंकि लाइव होने से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। PW में अवेलेबल है, मुझे पता है कि स्लाइड पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन लाइव इंट्रोडक्शन ज़्यादा अच्छा इसको अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि बीच में कुछ लाइव इंट्रोडक्शन होता था, लाइव क्लास भी 2-1 हुआ था, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। बट लाइव में और एक फैक्टर है, जैसे मैं सौरभ ने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, बफरिंग इशू है, राइट? हाँ ये तो प्रॉब्लम है। हाँ, लाइव भी होना चाहिए, उसकी रिकॉर्डिंग भी रहना चाहिए, रहना तो अच्छा है, क्योंकि जो टाइम निकल नहीं पाएगा वो रिकॉर्डिंग देख लेगा। एक जेनरिक क्वेश्चन आप लोगों से पुनः है कि जैसे आप लोगों ने नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, JRF एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, तो अभी आपके जो जूनियर्स हैं, जो भी कॉलेज में हैं या जो भी पढ़ाई करना चाहेंगे, MSc में एडमिशन लेना चाहेंगे, उनको आप क्या टिप्स दोगे कि आपको कैसे पढ़ाई करनी चाहिए? कि अगर वो ग्रेजुएशन और MSc में ही आप उनको अगर गाइड कर सको कि ऐसे अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपको ज़्यादा मदद मिलेगी आपके इस एग्ज़ाम में, ऐसे कुछ टिप्स आप जेनरिक कर देना चाहें? सर जो टिप्स सर मैं देना चाहूँगा, तो अभी MSc में अगर एडमिशन ले रहे हो तो MSc के क्लासेस अच्छे से करो, और MSc से क्लासेस से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो कि नेट में कर सकते हो, और मेरे साथ भी ये हुआ है। तो बहुत सारे मतलब क्वेश्चंस थे जो एग्ज़ाम में क्लासेस से ही थे, और MSc क्लासेस में जो भी पढ़ा जा रहा है वहीं पे उसको जितना अच्छे से समझ पाओ और नोट वहीं से बना लो, और घर में जितना ज़्यादा टाइम CSIR नेट को दे सकते हो तो उतना दे दो, और बिलीव रखो कि हम क्रैक कर सकते हैं, तभी कर सकते हैं। आपको एक टाइम शेड्यूल कर लेना चाहिए कि किस टाइम पे आप CSIR नेट को देखें और किस टाइम आप आपके जो करेंट सेमेस्टर है जो है उसमें टाइम दोगे। तो आप अगर आप ऐसे कोई शेड्यूल कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, रेगुलर एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन करके। एंड आपको एक नोट बहुत फैक्टर करते हैं कि शॉर्ट नोट बहुत हेल्पफुल रहते हैं। CSIR नेट के लिए तो बहुत ही हेल्पफुल है शॉर्ट नोट्स, क्योंकि उसमें आपको एक चांस से ही 1-2-3 पेज घाटने से ही आपको पता चल जाता है कि कौन सा थ्योरम, कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई हुआ है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक डिफरेंट क्वेश्चन पूछूंगा। कुछ स्टूडेंट्स है जो कि कुछ देख रहे हैं, नोट बना रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स है वो नोट नहीं बनाते, दूसरे कोई बना लिया उस देख के बना रहे हैं, तो कौन सा इफेक्टिव रहता है? तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप खुद से कीजिए, क्योंकि खुद से आप जब करोगे तो आपको एक आपको फील होता है कि मैं बना रहा हूँ, नोट हाँ, बना मैं रहा हूँ। बना रहा हूँ और मुझे जैसे पसंद है मैं जैसा समझूंगा, जैसा ऐसे लिखने से, बना तो हाँ, मुझे बहुत बेनिफिट होता है वो, क्योंकि जो आप जिसका नोट कॉपी कर रहे हैं तो उसके थॉट से तो आपका थॉट मैच भी नहीं हो सकता है ना। करेक्ट। तो उसके जो डिफिकल्ट पॉइंट है वो लिख देगा डिस्क्रिप्टिव, लेकिन आपको वो इजी हो सकता है, और उसका जो इजी है आपका डिफिकल्ट हो सकता है। उसका इजी है वो एक लाइन में लिख दिया तो आपको तो समझ नहीं आएगा, आपको तो डिस्क्रिप्टिव भी लिखना है। करेक्ट। इसलिए खुद से नोट बनाने ही बहुत फायदा होता है। अच्छा, ऋतिक से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। अच्छा, आपने मॉक टेस्ट तो लगाए होंगे, मॉक टेस्ट दिए होंगे, तो आपको क्या लगता है कि कितने बेनिफिशियल होते हैं मॉक टेस्ट एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम? सर मेरे को ये लगता है कि मॉक टेस्ट जो होते हैं ना,
इससे कई सारे फ़ायदे होते हैं सर। एक तो सर जब मैंने सर पहले एग्ज़ाम देता था तो सर मेरे साथ क्या होता कि मैं टाइम लिमिट जो होती थी ना उसको सर मैं अच्छे से डील नहीं कर पाता था। लास्ट में आता तो मेरे क्वेश्चन रह जाते, जैसे कि पिछले CSIR नेट जो मेरा पिछली बार मैंने क्वालिफाई किया था उसमें सर मैं C सेक्शन में सिर्फ 15 क्वेश्चन ही सोल्व कर पाया था। टोटल 25 होते तो मेरे 10 क्वेश्चन रह गए थे सर। तो इससे क्या होता है कि सर अगर हम मॉक टेस्ट देते हैं तो हमें एक टाइम लिमिट का पता चलता रहता है कि हमारे पास एक इनफाइनाइट टाइम नहीं है, हमारे पास एक लिमिटेड टाइम है और उसी में हमें क्वेश्चन सोल्व करना है, और अगर हमें नहीं आ रहा है तो हमें आगे बढ़ जाना है। तो ये एक सबसे अच्छी बात है सर मॉक टेस्ट की। प्रॉपर टेस्ट का एक मतलब एग्जाम हाँ, का फील हाँ, आता है, हाँ। क्या है, बिल्कुल सही बात है। तो मॉक टेस्ट देना चाहिए बच्चों। हाँ मॉक टेस्ट सर बहुत मस्त है। एक जैसे कि ये भी लोगों में है कि क्या ऑनलाइन से रिजल्ट आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं ना, ऑनलाइन जैसे अब चीज़ें चल रही हैं तो कई लोगों को लगता है कि नहीं ऑफलाइन में ही जाकर रिजल्ट आएगा। आप लोगों का सफ़र एक ऑनलाइन जर्नी रहा है, तो कैसे बेनिफिट हुआ है आपको ऑनलाइन में? सर ऑनलाइन में एक तो ये है कि सबसे अच्छा तो सर यही होता है कि हमारे कॉस्ट इफेक्टिवली होता है। सबसे अच्छी बात ये है क्योंकि मोस्टली इंडिया जो है वो तो इतना रिच है नहीं, हमारे पास एक मिडिल क्लास पॉपुलेशन जो वो ज़्यादा है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो ऑनलाइन एजुकेशन बहुत अच्छा है। और अगर मास्टर्स के लेवल पे आ गए हैं तो हमें उस इन्वायरमेंट की ज़रूरत है नहीं, हम खुद कर सकते हैं मास्टर्स के ऊपर। हाँ यही सर कि हम अगर मास्टर्स के लेवल से ऊपर आ गए हैं तो बाहर की चीज़ें या फिर जो एक्सटर्नल जो हमें चीज़ें अफेक्ट करती है वो इतनी होती नहीं है। हम इतने मैच्योर हो चुके होते हैं कि हम खुद कर सकते हैं। जैसे कई लोगों को होता है ना कि क्राउड माहौल अच्छा होना चाहिए, हाँ उससे ऊपर उठ चुके होते हैं मास्टर। जी सर, हम खुद कर सकते हैं सारी मतलब बच्चे को अब डंडे के साथ पढ़ाने की जरूरत नहीं है चीज़ें। जी सर, ग्रेजुएशन तक है सर ये, लेकिन मास्टर्स के बाद नहीं है, मास्टर्स के अंदर भी नहीं है। निभा, सौरभ, आप कुछ कहना चाहोगे इस पे? See, I would say online education has created a revolution. Initially, if you are from like villages, you need to go to a big city, then find your accommodation, and then get into a big coaching institute, and then try. You need to spend a lot of money, and when this lot of money goes and the result doesn't come, then your parents also become like helpless. This has been a great problem. I have also seen this sort of problem initially because I am from a simply a remote village. You won't find the minimum sustainable development there. So it is when online comes, you can read sitting in your own comfort. You don't need to go anywhere else. This is the biggest advantage I have found post-COVID era, post-2020, which PW has created a great revolution actually. I would like to convey my gratitude to the entire team of PW. Wish them a happy Teachers Day because actually this exam I was able to crack because only of this online education. Because if I need to go to anywhere else in a big city, then find accommodation, then get enlisted in a big coaching institute and then study, it would have been very hectic because we are at now in 25, 26 and asking for big amount of money from our parents is below our self-dignity actually. It looks bad. So this has helped me a bit. ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों से बात करके, आप सभी लोगों की जर्नी जान के। तो ये थे हमारे कुछ बच्चे जिनका सफ़र हम आपको दिखाना चाहते थे, जिन्होंने कैसे चीज़ें अचीव की हैं, वो सारी बातें हमने आपके सामने रखी हैं। हम चाहेंगे जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो भी अगले साल का जो रिज़ल्ट आए या अगले जो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आए उसमें हम मिलें और इसी तरीके से आपसे मिलके आपकी जर्नी के बारे में जानें, आपसे बातें करें, ताकि जो आने वाले आपके जूनियर्स हैं उनको भी वो स्टोरी थोड़ी सी इंस्पायरिंग लगे, है ना। हर किसी का सफ़र एक तरीके से अपने आप में एक इंस्पायरिंग स्टोरी है। सभी लोग, चाहे ऋतिक है, निभा है, सौरभ है, सौम्य, नारायण, इन सब ने अपनी जर्नी एक तरीके से काफ़ी सारे स्ट्रगल से ओवरकम करके पूरी की है। तो सभी लोगों को मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा, आपने बहुत अच्छा किया है और हम सभी लोग विश करेंगे कि आप आगे भी बहुत अच्छा करें। थैंक यू सो मच।